इंफेक्शियस डिजीज है हार्ट डिजीज। ओके, क्या दिया? एफिशिएंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज द ब्लड सप्लाई एंड देयरबाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। हार्ट्स के मसल्स रहते हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स रहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। अगर हार्ट के मसल्स को क्या नहीं मिला ब्लड सप्लाई, सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, तो हार्ट के मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ठीक से होते नहीं है। ओके, यानी हार्ट का पंपिंग ठीक से होता नहीं है। ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू बी परफॉर्म मोर वीक दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। तो क्या होगा, ठीक से अगर ब्लड उसकी तरफ आया नहीं, ओके, या फिर ऑक्सीजन आया नहीं, तो हार्ट का पंपिंग ठीक से होगा नहीं। तो हार्ट वो पंपिंग ठीक से करने के लिए उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा, उसके ऊपर ज्यादा क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। दिस मे कॉज द हार्ट अटैक, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। If the someone has heart attack, immediate consultation of doctor and the treatment is necessary. किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, ओके, उसके सर्टेन सिम्टम्स रहते हैं, तो वो सिम्टम्स से हम लोग को पता चलता है कि इस पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो सडनली उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। One should not ignore these symptoms. Severe chest pain, ओके, कौन से सिम्टम्स है, उसको अगर सर्टेन चेस्ट पेन हो रहा है, ओके, ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, पेन इन द शोल्डर, शोल्डर्स में उसके पेन हो रहा है, नेक एंड आर्म्स में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स इन द हैंड्स, ओके, हाथ में क्रैम्प्स आ गया, एंड अनइजीनेस एंड ट्रेमर, ओके, ट्रेमर यानी बॉडी शेक होता है, बॉडी क्या होता है, शेक होता है, उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। ओके, तो ये सब अगर हुआ तो डॉक्टर के पास उस पर्सन को लेके जाना कंपल्सरी। रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, क्या रीजंस है, ओके, नॉर्मली जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, जो पर्सन डायबिटीज रहते हैं, हाइपरटेंशन, ओके, जिनके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी फैटनेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, ये भी एक रीजन है हार्ट अटैक में, ओके, एंड मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, ये सब रीजन है हार्ट अटैक। ओके, तो ये सब हम लोग को देखना चाहिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को हार्ट अटैक नहीं आए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड ऑफ द हार्ट डिजीज। अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है या आपको समझ रहा है, ओके, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना ठीक है, मगर उससे पहले हम लोग उसको क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसका लाइफ बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने से पहले क्या कर सकते हैं? फर्स्ट कॉल द 108, ओके, 108 नंबर पे फोन लगाने का किसको जाएगा, वो एम्बुलेंस, ओके, एम्बुलेंस आएगा। द चेस्ट consciousness of the patient by shaking the shoulders, okay, check the consciousness of the patient by shaking the shoulders, okay, वो पेशेंट अगर बेहोश हो रहा है, ओके, तो उसका शोल्डर को शेक करना चाहिए उसको होश में रखने के लिए। कीप द पेशेंट लाइंग ऑन द बैक इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, पेशेंट को ऐसा सुलाने का ऑन हिज बैक, ओके, स्टमक के ऊपर नहीं सुलाने का, बैक के ऊपर, जैसे हम लोग नॉर्मली सोते हैं वैसा बैक के ऊपर उसको सुलाने का, in a horizontal position on a hard surface and perform the compression only life support, COL, okay, and perform the compression only life supports। क्या दिया है अभी उसमें, in this, अभी ये क्या है, compression only life supports, ये क्या है देखो, in this press the center of the thorax, ये देखो ये center of thorax है हम लोग का, यहाँ पे press the center of the thorax for at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute, okay, per minute में at least क्या करना चाहिए, at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute। per minute में आपको उसको कितनी बार प्रेस करना है, ऑलमोस्ट 100 टू 120 टाइम, ये ट्राई करना, ओके, ज्यादा भी प्रेस करना नहीं। एक सर्टेन टेक्निक रहता है, पाम को ऐसा रखने का, बराबर इसके थोरैसिस में रखने का, और उसको पर मिनट में क्या करना है, हम लोग को स्ट्रोक्स देना है, यानी उसको प्रेस करना है, ओके, पाम से। नेक्स्ट, यहाँ पे हार्ट डिजीज के डिफरेंट जो
सिम्टम्स दिखते हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे उसको अगर हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो क्या किया जाता है हार्ट ब्लॉक्स निकालने के लिए। तो इसमें उन्होंने फर्स्ट दिया है, फर्स्ट उन्होंने दिया है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी किया जाता है, हम लोग ऐसा सुनते हैं हार्ट डिजीज वाला पर्सन है तो हम लोग डॉक्टर बोलता है देखो उसका एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। ओके, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो सकता है, ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ता है। ओके, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग को बोलते हैं। तो ये टर्म हम लोग को ठीक से समझते नहीं कि क्या है एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी क्या है। तो एंजियोप्लास्टी यानी क्या है, एंजियोप्लास्टी यानी क्या, अभी हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज यानी हार्ट को प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं, हार्ट को पहुंचने वाले जो ब्लड वेसल्स रहते हैं हार्ट के नजदीक उनमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब हम लोग ज्यादा ऑयली फूड वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर का कोलेस्ट्रॉल क्या होता है वो ब्लड वेसल में जम जाता है। तो क्या होता है ब्लड वेसल जो होता है उसका साइज जो नॉर्मल रहता है उससे वो कम हो जाता है और उसके अंदर से ठीक से ब्लड फ्लो नहीं होता, तो हार्ट को ब्लड जाता नहीं। तो ऐसे अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ रहे हैं जिससे वो ब्लड आगे नहीं फ्लो हो रहा है तो एंजियोप्लास्टी किया जाता है। यानी क्या किया जाता है ब्लड वेसल्स को रिपेयर किया जाता है, वो ब्लॉकेज निकाले जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है बाईपास सर्जरी। ओके, बाईपास सर्जरी यानी क्या, अगर कोई आर्टरीज यानी जो ब्लड लेके जाते हैं, ओके, अगर वो पूरा डैमेज हो गया है, ओके, तो उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं बाईपास। बाईपास, ओके, मतलब देखो उसका ये पास करता है, क्या पास करता है ब्लड को। ओके, अगर वो ब्लड को पास करने वाला रास्ता ही बंद हो गया तो उसको एक अलग रास्ता निकाला जाता है, यानी उस वहां का आर्टरीज को निकाल के उसको उस ब्लड को हार्ट तक पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी यानी कि हार्ट को बाहर निकालते हैं क्या, नहीं, देखो हम लोग के यहाँ पे चेस्ट में पूरा ऐसा वो ब्लेड लगा के इसको ओपन करते हैं और उनके सामने पूरा हार्ट सामने रहता है और उसके ऊपर वो सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। तो किसी भी पेशेंट का अगर ओपन हार्ट सर्जरी किया है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे उसके चेस्ट पे स्टिचेस रहेंगे जब अगर आप उस पर्सन को देखते हो। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज। ओके, उसमें और क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर। ये कहाँ पे बिठाया जाता है, हमारे हाथ में बिठाया जाता है या फिर सर्टन बॉडी ऑर्गन में उसको बॉडी पार्ट में उसको बिठाया जाता है। ये मशीन है, पेसमेकर मशीन है। वो किसके लिए होता है, हम लोग के हार्ट का अगर बीटिंग्स, ओके, पंपिंग अगर कम हो रहा है तो वो पंपिंग हार्ट का ठीक से होने के लिए ये मशीन रहता है पेसमेकर, वो बिठाया जाता है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स। ये स्टेंट्स क्या होता है, ये स्टेंट्स होते हैं मेटल का एक पार्ट होता है, क्या होता है मेटल का पार्ट। अगर हम लोग का ब्लड वेसल ब्लॉक हो गया, क्या हो गया ब्लॉक, या फिर उसका साइज डिक्रीज हुआ है, ओके, वो दब गया है ब्लड वेसल, तो आगे ब्लड जाएगा नहीं। ब्लड वेसल क्या हो गया है, दब गया तो आगे ब्लड जाएगा नहीं। ओके, तो उसको नॉर्मल करने के लिए, ब्लॉकेज नहीं है मगर ब्लड वेसल क्या हो गया है वो दब गया है। ओके, तो उसको ओपन करने के लिए उसके अंदर ये स्टेंट्स बिठाए जाते हैं और वो रहते हैं मेटल के, वो वैसे के वैसे अंदर रहते हैं ब्लड के वेसल्स के अंदर। अगर उसको बिठाया तो ब्लड वेसल नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और ब्लड इजीली फ्लो होगा। नेक्स्ट है अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं, पूरा हार्ट फेलियर हुआ है, तो लास्ट जो ऑप्शन है वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो पूरा हार्ट को निकाल के दूसरा हार्ट बिठाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। मिसयूज ऑफ मेडिसिन। अभी हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं जिसका मिसयूज किया जाता है। तो क्या है मिसयूज ऑफ मेडिसिन, समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ओके, नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक चिट्ठी लिख के देता है, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन। तो वो प्रिस्क्रिप्शन जब हम लोग दिखाते हैं मेडिकल स्टोर्स को तो वैसे हम लोग को दवाई देता है या फिर उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के दिया जाता है कि कौन सा दवाई कब लेना है, किस अमाउंट में लेना है। ओके, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन। कुछ लोग मगर ऐसे होते हैं कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से एडवाइस से दवाइयां लेते हैं। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी। ओके, डॉक्टर हमेशा लिख के देता है कि इतना ही ml लेना है, कफ सिरप लेना है तो इतना ml लेना है, बच्चों के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग, बूढ़े लोगों के लिए अलग, हर एक पर्सन एज के पर्सन के लिए अलग अलग होता है। तो ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, अगर हम लोगों ने ओवरडोज लिया, ज्यादा मेडिसिन लिया तो बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, ओवरडोज ऑफ पेन किलर कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम। अगर हम लोग को बॉडी में पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ओके, क्रैम्प्स आ रहा है,
पैरों में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, तो बहुत सारे लोग पेन किलर्स लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ज्यादा पेन किलर लिया तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, एस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी के ऊपर हम लोग का इफेक्ट हो सकता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। Overdose of antibiotics may leads to nausea, stomach ache, dysentery, rash, white patches on the tongues. Okay, antibiotics ऐसे certain disease है, वो without prescription आपको कोई भी मेडिकल स्टोर वाला देता नहीं है। ओके, तो ये एंटीबायोटिक्स जब दिए जाते हैं, अगर हम लोग के घर में ऐसा अगर एंटीबायोटिक्स है और डॉक्टर ने उसको वो बहुत दिनों पहले प्रिस्क्राइब किया था, अगर फिर से आपको सर्टेन सिम्टम्स दिख रहे हैं और वही एंटीबायोटिक्स अगर आप ले रहे हो तो आपको सर्टेन प्रॉब्लम्स आ सकता है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रैशेस आ सकता है, व्हाइट पैचेस ऑन द टंग्स आ सकते हैं। तो ये होते हैं मिसयूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का ठीक से यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जेनेरिक मेडिसिन। अभी जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, देखो जब भी कोई मेडिसिन बनाया जाता है, जो कंपनी उसको बनाते हैं तो उसके पास उसके राइट्स होते हैं, उसके पैटेंट होते हैं, पैटेंट बोलते हैं वो, राइट्स यानी पैटेंट। तो वो पैटेंट उनको ऑलमोस्ट 20 इयर्स के लिए दिया जाता है, यानी वो 20 इयर्स के लिए वो जो मेडिसिन है वो उससे जो भी इनकम मिलेगा वो उस कंपनी को ही जाएगा, या फिर जो मेडिसिन वो बनाएंगे वो वही कंपनी वो मेडिसिन बनाएगी ऑलमोस्ट 20 इयर्स के लिए, जो जिस फॉर्मूला से उन्होंने वो बनाया है। अभी 20 इयर्स के बाद क्या होता है, वो पैटेंट निकल जाता है। ओके, तो उसके बाद जिस फॉर्मूला से वो मेडिसिन बनाया गया है, जो इंग्रेडिएंट से वो मेडिसिन बनाया है, उसी इंग्रेडिएंट से मेडिसिन बनाए जाते हैं, मगर उसको कोई पैटेंट नहीं होता। मगर ये सब किया जाता है गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट का जो भी टीम है, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो ये मेडिसिन के बारे में हम लोग को बताता है कि ठीक है ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हो, तो ये जो भी परमिशन देने वाले इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के, उनके ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। मगर ये जो जेनेरिक मेडिसिन है वो बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं आता, या फिर इसके ऊपर ज्यादा कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता। देखो जब भी कोई मेडिसिन हम लोग बनाते हैं, कंपनी बनाता है, तो क्या किया जाता है, उसका पहला तो प्रोडक्शन होता है, बाद में बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास एमआर आते हैं, यानी वो मेडिसिन इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं, तो उनका पेमेंट रहता है। हम लोग टीवी पे उनका एडवर्टाइज देखते हैं तो वो पेमेंट रहता है। ऐसे ऐसे पैसा उसके अंदर लगाना पड़ता है कंपनी को, इसके लिए उस मेडिसिन का जो पैटेंट वाले मेडिसिन रहते हैं उनका प्राइस ज्यादा रहता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है कंपनी को। मगर ये जेनेरिक मेडिसिन है, उसके ऊपर आप कभी देखोगे नहीं कि एक नॉर्मल ऐसा डॉक्टर के पास हरा नीला गोली है, उसका कभी आपके टीवी पे एडवर्टाइज आया है उसका, ऐसा कुछ नहीं। उनको जेनेरिक मेडिसिन बोला जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सर्टेन पाउच में उनके पास जो मेडिसिन है वो देता है, जो मेडिकल वाला नहीं है, नॉर्मल मेडिसिन है, वो आपके फीवर के लिए, सर्दी के लिए देता है, उसको बोला जाता है जेनेरिक मेडिसिन। ओके, उसके ऊपर कुछ पैटेंट नहीं होता, इसके लिए उसका कॉस्ट जो है वो लो रहता है। These manufactured and distributed without any patent. ओके, उसके पीछे किसी कंपनी का लोगो नहीं होता, विदाउट पैटेंट से उनको बेचा जाता है। These medicines at par in quantity with the branded medicine, मगर उनका जो कैपेसिटी है या फिर क्वालिटी है वो ब्रांडेड मेडिसिन का जितना अच्छा क्वालिटी रहता है उतना ही क्वालिटी इन जेनेरिक मेडिसिन का होता है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि इनसे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता ये मेडिसिन लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका भी क्वालिटी उतना ही रहता है जो नॉर्मल कंपनीज के मेडिसिन रहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो due to the fewer expense on the research and their formula is readily available. अब ये मेडिसिन कब बनाए जाते हैं, जब एक कोई मेडिसिन किसी कंपनी ने बनाया, उसको 20 साल के लिए वो पैटेंट मिला है, तो 20 साल के बाद उस कंपनी के जो फॉर्मूला रहता है, जिस फॉर्मूला से उन्होंने बनाया, जो इंग्रेडिएंट डाल के वो मेडिसिन बनाया, वो इंग्रेडिएंट लेके दूसरा कोई वो मेडिसिन बनाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है मेडिसिन बनाने का, इंग्रेडिएंट्स इनको अपने आप मिल जाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करना पड़ता, तो इसके लिए कम पैसा लगता है ये मेडिसिन बनाने के लिए। लाइफस्टाइल एंड हार्ट डिजीज। ओके, लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस, डिफरेंट डिजीजेस, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, या फिर बहुत सारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है।
ओके, उसके लिए हम लोग का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए अगर ये डिजीज नहीं होनी चाहिए। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। लाइफस्टाइल में क्या आता है, डेली रूटीन हम लोग का कैसा है, एंड what food we are consuming, what food we are eating. Nowadays the habits like staying in a bed till late morning, जो बहुत ज्यादा लेट उठते हैं जागते हैं, and going to the bed late night, बहुत ज्यादा आफ्टर 12 या फिर आफ्टर 1 के बाद वो सोने के लिए जाते हैं। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अ मील टाइमिंग, खाना खाने का टाइम उनका बार-बार चेंज होता है, यानी ठीक से एक सर्टेन टाइम नहीं होता। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता। कंजम्पशन ऑफ जंक फूड ज्यादा खाते हैं, हैव बीन इंक्रीज, उनके अंदर डिजीज आने के चांसेस ज्यादा है। ड्यू टू दिस such people are getting sick frequently, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पीपल ऐसे रहते हैं जो जल्दी उठते नहीं है, लेट सोते हैं, ठीक से खाना खाते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं है, उनके अंदर डिजीज आने के चांसेस ज्यादा है। If the frequency of becoming sick is to be lowered, the people should follow right lifestyle। अगर हम लोग बार-बार बीमार गिर रहे हैं तो हम लोग का लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए। It must include the sufficient sleep, ठीक से हम लोग को नींद मिलना चाहिए, राइट फूड, ओके, जो फूड चाहिए वो मिलना चाहिए, योगासन, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। ऐसा नहीं कि हम लोग जिम में गए, सामने वाला जो है वो ऑलमोस्ट 100 पाउंड का वेट उठा रहा है तो मैं भी जाऊंगा 100 पाउंड का वेट उठाऊंगा, ऐसा नहीं। हम लोग का जो कैपेसिटी है उस हिसाब से हम लोग को एक्सरसाइज करना चाहिए, हम लोग का बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस हिसाब से हम लोग को योगासन करना चाहिए, तो उसके हिसाब से करना चाहिए। प्राणायाम एंड योगासन should be performed under the expert supervision। See the videos of प्राणायाम and योगासन, ओके, कोई भी अगर आपको देखना है वीडियोस वगैरह तो वो पहला वीडियोस देखो और उसके बाद वो एक्सरसाइज या फिर योगासना करो। नेक्स्ट है लास्ट अपना टॉपिक, वैक्सीनेशन एंड ब्लड डोनेशन। वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज, ओके, इन्फेक्शियस डिजीज जब आते हैं तो वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीन से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं उस पर्सन को डिजीज होने से। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम द नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी। देखो जब भी कोई बेबी जन्म लेता है तो उसको उसके मदर को एक चार्ट दिया जाता है कि उसको कैसे कैसे कौन से ईयर में मंथ में वैक्सीनेशन दिया जाए, तो ऐसा चार्ट आप देख सकते हो, किसी के घर में छोटा बेबी है तो उनके घर में ये चार्ट रहता ही है। नेक्स्ट है ब्लड डोनेशन। 1 unit of blood donated by a person can fulfill the need of 3 person। अगर एक पर्सन अगर ब्लड दे रहा है तो वो 3 पर्सन्स का प्रॉब्लम फुलफिल कर सकता है। A persons at the time, for example, हम लोग ब्लड देते हैं तो ब्लड में से क्या क्या यूज होता है, रेड ब्लड सेल्स यूज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को अलग किया जाता है वो यूज होते हैं, प्लेटलेट्स वो भी यूज होते हैं, तो ब्लड में इतना सब कंटेंट रहता है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी फाइटिंग पावर बढ़ाता है, हम लोग का इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। प्लेटलेट्स, ओके, अगर हम लोग बीमार गिरते हैं, देखो डेंगू मलेरिया, तो हम लोग के बॉडी के अंदर के प्लेटलेट्स कम होते हैं, ओके, तो ये सब हम लोग को ब्लड से मिलता है। One can save the life of 12 person by donating the blood for 4 times a year, okay, एक पर्सन 4 टाइम साल में ब्लड दे सकता है और वो कितने लोगों को सेव कर सकता है, 12 पर्सन का लाइफ सेव कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये लेसन खत्म।